उसकी आंखों की चमक कुछ अजीब थी। रामलाल को कुछ बेचैनी सी हुई। साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में स्टील के चाकू चमक उठे हों। नहीं, उसके पास तो पैसे हैं, और इस हालत में एक बिल्कुल अनजान संदिग्ध आदमी के साथ इस तरह अकेले सांझ को इतना दूर आ जाना। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं उन सदस्यों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें सपोर्ट किया। यदि आपको कहानियां लिखने का शौक है और आप चाहते हैं कि उन कहानियों की ऑडियो स्टोरी बनाई जाए, तो आप हमें अपनी अप्रकाशित कहानी 5000 शब्दों में भेज सकते हैं podcastkishore@gmail.com पर। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। सिलेक्ट होने पर आपकी कहानी पढ़ी जाएगी कहानी विद किशोर पर। आज आपके लिए प्रस्तुत है अंधेरे का सौदागर। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। उस वक्त मुंबई में घोड़े से खींचे जाने वाले ट्राम चलते थे। उसी समय मसाला बाजार इलाके में रामलाल वर्मा की एक छोटी सी मसालों की दुकान थी। रामलाल का गांव था ठाणे जिला वसई के पास। बहुत पुरानी दुकान थी उसकी। जिस समय की बात हो रही है तब रामलाल की उम्र लगभग 50 के ऊपर थी और उसका शरीर अच्छा नहीं चल रहा था। वो अक्सर तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित रहता था। ऊपर से व्यापार में भी कुछ नुकसान हो गया था, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुका था। दुकान का किराया 2 महीनों से बाकी था। उस पर साहूकारों का कर्ज सिर पर। दोपहर के वक्त वो दुकान में बैठा हुआ था, हाथ में थैला हुक्का लिए। अपने दुर्भाग्य के बारे में सोच रहा था। आज फिर शाम के समय कारिंदा किराया लेने आएगा कहकर धमकी देकर गया था। उसे क्या जवाब दिया जाए? एक पुराने परिचित महाजन की बात उसे याद आ गई। उसका नाम था रहीम खां। पेशावरी मुसलमान, मजगांव में रहता था। पहले रामलाल का लेन देन उसके साथ होता था। कई बार उसने उससे पैसे भी लिए थे, चुकाए भी थे, लेकिन ब्याज की दर बहुत ज्यादा थी। इसीलिए पिछले कुछ सालों से रामलाल ने उधर जाना छोड़ दिया था। बहुत देर तक सोच विचार करके वो मजगांव की ओर ही चल पड़ा। ब्याज ज्यादा है तो क्या किया जाए, आज शाम तक पैसे लाने ही पड़ेंगे। मजगांव जाकर रहीम खां का नया घर ढूंढने में देर हो गई। मछली बंदर की छोटी खाड़ी पार करके ट्राम पकड़ने के लिए वो तेज तेज कदमों से चलकर आ रहा था। तभी किसी ने उसे पुकारा, ओ साहब, जरा इधर तो सुनो। शाम हो चुकी थी। जहां से उसे पुकारा गया था वहां कुछ पेड़ पौधे थे और थोड़ी अंधेरी जगह थी। इलाका सुनसान था। ऊपर से उसके पास पैसे भी थे। रामलाल को थोड़ा शक तो हुआ ही, लेकिन कोई उपाय नहीं था। वो आदमी पास आ गया। वो उन पेड़ों के नीचे ऐसे खड़ा था मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। बहुत लंबा था वो आदमी। सिर पर झबरीले बाल थे जो गर्दन तक लटक रहे थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पहनावे में ढीला इजार और अलखल्ला था। वो पास आकर धीमी आवाज में टूटी फूटी हिंदी मराठी में बोला, साहब, सस्ते में माल लेंगे क्या? रामलाल हैरान होकर बोला, कौन सा माल? वो आदमी चारों ओर देखकर बोला, इधर बात नहीं होंगी, पुलिस घूम रही है, अब उनके साथ चलने का। झाड़ियों और पेड़ों के नीचे एक जगह अंधेरा बहुत गहरा था। वहां पहुंचकर वो आदमी बोला, कोकेन है, सस्ते में मिलेगा, बिना ड्यूटी का माल है, छिपा कर दूंगा। रामलाल चौंक उठा। उसने कभी ऐसा धंधा नहीं किया था। बिना ड्यूटी का कोकेन, क्या भयानक चीज। किसी गलत आदमी के चक्कर में फंस गया है। नहीं, वो ये नहीं खरीदेगा। वो आदमी शायद पंजाबी मुसलमान था।
हिंदी और टूटी फूटी मराठी बोल सकता था, लेकिन उच्चारण कुछ टेढ़ा मेढ़ा था। गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब आप ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत सस्ते में दे दूंगा। मेरे को मुश्किल हो गया है, माल बेचने के लिए आदमी नहीं मिल रहा अपन को। बहुत घूमेला है, पर हर जगह तो नहीं जा सकता, पुलिस का डर है, कोई मेरे से बात नहीं करता। ये और बड़ी मुसीबत हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। अचानक पुलिस वाले क्या झुंड में घूम रहे हैं पूरे एरिया में। जो पहले धंधा करते थे उनके पास गया तो ऐसे घुमा लिए जैसे पहचानते ही नहीं। देखो साहब, तुम ना मत बोलो, माल एक बार देख लो, फिर भाव ताव की बात करेंगे, सेट हो जाएगा सब। उस आदमी की आवाज में न जाने कैसी ताकत थी कि रामलाल का मन थोड़ा पिघल गया। कोकेन के धंधे में लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, ये तो सुना ही है। अगर डरकर हर जोखिम से बचकर चले तो लक्ष्मी भला कैसे मिलेगी, देख ही लिया जाए। अचानक रामलाल ने देखा कि वो आदमी वहां है ही नहीं। अभी तो यहीं खड़ा था, कहां चला गया? कहीं कोई सुन न ले, इस डर से जोर से पुकार भी नहीं सकता था। दबे स्वर में बोला, किधर गए ओ खान साहब? इधर उधर देखने के बाद जब सामने देखा तो वो ही लंबा चौड़ा अलखल्ला पहना खान खड़ा मिला। रामलाल बोला, चलो जल्दी, बहुत दूर जाना होगा। वो आदमी शायद कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। बोला, आप उनके साथ चलो, माल दिखाता हूं। दोनों मछली बंदर की खाड़ी के किनारे किनारे बहुत दूर निकल गए। जिस समय की बात है उस ओर तब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। बीच में ज्वार का पानी उतर जाने के कारण बड़ी बड़ी नावें कीचड़ पर पड़ी थी। एक दो आरा मिल, वो भी काफी दूर दूर। पानी के किनारे नमक की झाड़ियों का जंगल। पीछे बहुत दूर मजगांव बाजार की रोशनी दिखाई दे रही थी। रास्ते में चलते चलते खां साहब ने एक बड़ा अजीब सवाल किया। रामलाल की ओर देखकर बोला, ओ साहब, तुमको मैं दिख रहा ना? क्यों नहीं दिखेगा, अब इतनी उम्र तो नहीं हुई कि इस सांझ के उजाले में भी कुछ नजर ना आए। रामलाल ने एक बार पूछ लिया, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है खान? खान एकदम से पीछे मुड़कर शक भरी नजरों से घूरते हुए बोला, काय को? तेरे को क्या करने का है मेरे अड्डे से? तू सोचता क्या है मुझे पकड़वाएगा पुलिस को? बोल दे रहा मैं, ज्यादा दिमाग मत चला, माल दूंगा, तू पैसा देगा, काम खत्म। मेरा घर वर खोजने का नहीं तेरा काम। उसकी आंखों की चमक कुछ अजीब थी। रामलाल को कुछ बेचैनी सी हुई। साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में स्टील के चाकू चमक उठे हों। नहीं, उसके पास तो पैसे हैं, और इस हालत में एक बिल्कुल अनजान संदिग्ध आदमी के साथ इस तरह अकेले सांझ को इतना दूर आ जाना। लोभ में आदमी की समझ गुम हो जाती है। उसे सोचना चाहिए था, लेकिन जब आ ही गया है तो अब लौटना नामुमकिन है। और सबसे जरूरी ये जताना ठीक नहीं कि वो डर गया है। अगर डर दिखा दिया तो खतरा और बढ़ेगा। अगर कहीं उसने चाकू निकाल लिया तो तब क्या करेगा? दूर चलने के बाद एक मैदान के बीच एक पुराना गोदाम था। एक पेड़ की जड़ पड़ी थी गोदाम के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर। खान ने रामलाल को वहां बैठने को कहा और खुद कहीं चला गया। रामलाल बैठा और इधर उधर देखने लगा। गोदाम के आसपास सिर्फ झाड़ियां थी। पास पड़ोस में कोई इंसानी हलचल नहीं। अंधेरा तो था, लेकिन मैदान होने के कारण अंधेरा घना नहीं था। उस हल्के अंधेरे में देखकर रामलाल को ऐसा लगा कि गोदाम बहुत पुराना है और जैसे बरसों से किसी काम में नहीं आया। बांस की बाड़ कई जगह से टूट चुकी है। छत की चादरें उड़ी हुई हैं। सामने का दरवाजा दीमक खाया हुआ, मानो किसी भी पल गिर पड़ेगा। रामलाल को अजीब सा डर लगा। वो यहां आया ही क्यों इस सांझ के समय? ऐसी जगह पर
कौन अकेले आता है, वो भी इतनी बड़ी रकम साथ में लेकर? वो तो कभी आता ही नहीं। वो कोई नया नहीं है मुंबई में, पुराना व्यापारी है। ठाणे जिले से आया हुआ कोई नया बंदा नहीं। खान की बातों में कुछ तो था, जैसे खींच कर ले आया हो। उससे पीछा छुड़ाना ही मुश्किल था। अब ये बात रामलाल को समझ में आ रही थी। अचानक अंधेरे में खान की परछाई उभर कर सामने आई। उसका आना जाना बिल्कुल बेआवाज और ऐसा कुछ अजीब था कि लग रहा था मानो अंधेरे में उसकी काया घुल मिल जाती हो। खान जैसे कहीं गायब हो गया था, फिर अचानक उसी जगह से निकल पड़ा। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहीं गया था। पुराना और खाक खिलाड़ी लग रहा था। खान ने गोदाम का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। जब उसने रामलाल को पीछे आने को कहा, तब रामलाल के तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यहीं अंधेरे गोदाम में ले जाकर वो लंबी बाहों वाला मुष्टंडा उसका गला दबा दिया या छुरा सीने में उतार दिया। यही सोचकर तो उसे यहां तक फुसला कर लाया है। उस हरामखोर को जरूर पता था कि रामलाल के पास पैसे हैं। पहले से जांच पड़ताल की थी। कौन जाने वही कुख्यात खुदादत खां के गिरोह का हो। रामलाल की परेशानी पर पसीने की बूंदें झलक आईं। एक बार उसने सोचा भाग जाए, लेकिन वो बूढ़ा है। इस जवान पंजाबी मुसलमान से दौड़ में तो नहीं जीत सकता। रामलाल जैसे किसी रोबोट की तरह गोदाम में दाखिल हुआ। ताज्जुब की बात है, गोदाम की पिछली दीवार तो पूरी तरह टूटी हुई है। धुंधले अंधेरे में चारों तरफ देखा जा सकता था। बस एक कोने में 2 खाली ड्रम थे, बाकी पूरा गोदाम खाली। हर तरफ मकड़ी के जाले, आंखों को दिखते नहीं लेकिन नाक मुंह से चिपकते थे। गोदाम में एक अजीब सी घुटी सी गंध थी। फर्श गीला और सीलन भरा। ऐसा लगता था सदियों से कोई इंसान यहां आया ही नहीं। अब तो खान भी नहीं दिख रहा था। वो जाता कहां है और आता कैसे है, ये भी अजीब बात थी। कुछ देर, बस 2 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन रामलाल पूरी तरह अकेला था। और फिर वो ही डर, एक अनजाना डर, जैसे सीने का खून जमता जा रहा हो। ये कैसा डर था? और तभी गोदाम के भीतर से आई एक बर्फीली हवा की लहर। 2 मिनट बाद वही खान फिर सामने आकर खड़ा हो गया उस आधे अंधेरे में। और तभी उसने गुस्से से कहा, अबे ओ, तू बहरा है क्या बे? कब से बोले जा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? कहां है जवाब तेरा? मैंने बोला ना, जहां माल रखा है वो देखा क्या? और वो ड्रम 2 सब्बल मार के हटाने को बोला था, पर तू तो भूत बन के खड़ा है बे। अरे बाप रे, इतनी बात कब बोली इसने? पागल हो गया है क्या? रामलाल हक्का बक्का होकर बोला, कब दिखाई तुमने माल रखने की जगह? और कहां है वो सब्बल? कहते कहते रामलाल का ध्यान सामने खड़े खान के चेहरे पर गया। और जैसे ही देखा, उसकी आंखों के सामने जैसे उसका चेहरा, गर्दन, सीना, हाथ पैर सब कुछ चूर चूर होकर बिखरता जा रहा था। पूरा शरीर जैसे हवा में बारीक कणों की तरह उड़ने लगा। रहीम खान जैसे दांत भींचकर पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को समेटे रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। सब बिखर रहा था, उड़ रहा था। अब कहां है खान? वो अंधेरे में कहीं घुल मिल गया। फिर ना जाने कहां से एक और बर्फीली हवा का झोंका आया और रामलाल एक जोर की चीख के साथ बेहोश होकर गोदाम की सीली पड़ी जमीन पर गिर पड़ा। पास ही एक देसी नाव किनारे बंधी थी। आवाज सुनकर उसके मल्लाह वहां आ पहुंचे। रामलाल की थोड़ी देखभाल की
और होश आने पर उससे पूछकर उसके घर पहुंचा दिया। रामलाल का पैसा वैसे का वैसा ही था, एक पाई भी नहीं गई, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह संभलने में वक्त लगा। कई दिनों तक तो वो अंधेरे में अकेले रह ही नहीं पाता था। 2 महीने बाद जब रामलाल रहीम खां को पैसा लौटाने गया तो उस दिन का पूरा किस्सा उसे बताया। खां साहब गंभीर हो गए, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, साहब जी, वो था अमीर खां, चोरी के कोकेन का बहुत बड़ा डीलर। 15 साल पहले की बात है। रमजान में बहुत बड़ा माल उसके हाथ लगा था। तख्ता घाट के पास एक जहाज आया था, वहीं से माल उतारा गया। जहाज के स्टाफ से मिली भगत थी उसकी। कहाँ छुपाता था वो ये कोई नहीं जानता था। उसी महीने के बीच में उसका कत्ल हो गया। किसने किया, क्यों किया, कुछ नहीं मालूम, कोई पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन सब जानते हैं कि अपने ही गिरोह वालों ने उसे मार दिया। बस इतनी ही कहानी मुझे मालूम है अमीर खां की। मगर साहब जी, लगता है अमीर खां अब भी घूम रहा है अपना पुराना माल बेचने की कोशिश में। वो पुराना कोकेन का डब्बा अब शायद उसकी रूह का बोझ बन चुका है। आप क्या बता सकते हैं वो गोदाम कहाँ था? रामलाल को याद नहीं था अंधेरे में वो कैसे कहाँ गया था, और याद होता भी तो वो वहां दोबारा नहीं जाता। रास्ते भर आते हुए रामलाल के दिमाग में बार बार उस टूटे गोदाम की छाया और अमीर खां का वो चेहरा घूमता रहा, जिस पर हार जाने का दर्द और एक अलौकिक सच्चाई को न मान पाने की लाचारी साफ दिखती थी। बेचारा क्या अब तक नहीं समझा कि वो मर चुका है? कौन जवाब देगा? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर अंधेरे का सौदागर। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।